शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर में एक अतिथि प्रोफेसर के खिलाफ एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि महाविद्यालय के अतिथि प्रोफेसर राजेश खांडे ने उनके विषय की छात्रा को प्रैक्टिकल में पास करने को लेकर अकेले मिलने बुलाया और कॉल करके होटल में ले जाने की अश्लील बातें भी की, जिसको लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं समेत कॉलेज के छात्रों ने महाविद्यालय के अतिथि प्रोफेसर राजेश खांडे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सस्पेंड कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि ये कोई एक घटना नहीं है। अतिथि प्रोफेसर ने ऐसी बहुत सी छात्रों को जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचा, जिसमें यह मामला खुलकर सामने आया है। छात्रा ने प्रिंसिपल और मीडिया के सामने अपने बयान में कहा कि प्रैक्टिकल में पास करने को लेकर प्रोफेसर ने अकेले मिलने बुलाया। मैंने एक घटना एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बताई। इस पूरे मामले में एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री उदित पाराशर सहित कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर राजेश खांडे को कैबिन में खींचकर बाहर निकाला और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाद में प्राचार्य की समझाइश पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर तत्काल सस्पेंड करने सहित एफआईआर की मांग की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मुकेश साठे ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं की शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर आर दीक्षित को सूचना प्रेषित कर फोन पर चर्चा की गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त संचालक डॉक्टर दीक्षित ने अतिथि विद्वान डॉक्टर राजेश खांडे के खिलाफ स्थगन की कार्यवाही करते हुए जांच के आदेश दिए। प्राचार्य को 7 कार्य दिवस के अंदर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवश्यक कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। सर ये यहाँ पे एबीवीपी के बच्चों का आंदोलन चल रहा है। ये उदित पाराशर जी भी हैं। ये लोग तत्काल सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं संबंधित। मेरी बात करा जी सर बोलिए। मैंने जो आपने वो डाला था मैंने देख लिया है। ज्ञापन दे दो और ज्ञापन देने नहीं ये सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्ञापन देने नहीं आए। आपकी बात कम से कम 100 बच्चे सुन रहे हैं और स्पीकर पे मोबाइल है। आप जो बात है वो सही बताइए बच्चों को। ये यदि सस्पेंड नहीं होता है तो थोड़ी देर में यहाँ पे ये प्रोफेसर के खिलाफ सारे बच्चे आंदोलन तो करेंगे, साथ साथ में कॉलेज प्रशासन को ये हम जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि हम चाहे रोड का चक्का जाम करेंगे, नगर जाम करेंगे, जो जो हो सकेगा। ऐसी एक छात्रा नहीं है सर, अभी सर के सामने 10 छात्राओं को हमने खड़ा कर चुका है और भी छात्राओं को ले आके हम बात करा देंगे। आप यदि माने, आपको भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, तो आप उसको संज्ञान में लेकर अभी के अभी कितनी देर में कर रहे हैं मुझे अभी बताइए। आप जवाब दीजिए, ये सर को जवाब दीजिए, कितनी देर में करेंगे आप? महोदय, उक्त विषय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आया है कि कॉलेज पदस्थ बॉटनी विभाग के अतिथि विद्वान प्रो राजेश खांडे द्वारा कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील बातें की जाती है। जब भी छात्राएं प्रैक्टिकल फाइल देने जाती है तब वह उनको रोक कर रखते हैं और गलत नजरों से भी देखते हैं। महाविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडलेश्वर नगर के गांधीनगर महाविद्यालय में एक कॉलेज में पदस्थ बॉटनी विभाग के प्रोफेसर राजेश खांडे द्वारा आए दिन छात्राओं को अश्लील प्रकार के मैसेज वगैरह ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर कॉलेज के अंदर ही बॉटनी विभाग में प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रैक्टिकल की बात की जाती है और बोला जाता है प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी दी जाती है। बोला जाता है कि आप प्रैक्टिकल में आइए, मिलने आइए, या ऐसे अलग प्रकार की जो बातें की जाती है जो हम जैसे मीडिया के सामने नहीं कर सकते। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते हुए हम लोगों को लगभग 3 घंटे हो गए हैं। आंदोलन के माध्यम से हमें आश्वासन दिया गया है अभी कि 1 घंटे के अंदर हम यहाँ पे कॉलेज प्रशासन कार्रवाई करता है, या तो हम देख लेते हैं कॉलेज प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रोड पर जाकर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे और इसका कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तो इस संबंध में आपने क्या, जैसे आपके पास शिकायत है, आपने लिखित आवेदन दिए हैं
यह सूचना दी है लिखित रूप से? कॉलेज प्रशासन को हमने लिखित में आवेदन दिया है, हमारे विद्यार्थी परिषद के लेटरेट पे व्यवस्थित पूरा ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ ही जो भी छात्राएं थी उनको हाईलाइट ना करते हुए उनके माध्यम से भी 7 से 8 ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने उसमें माध्यम प्राचार्य महोदय को सूचना की है और वो आवेदन आगे उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि मैंने आगे पहुंचाए हैं। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में वो वहाँ से आदेश आता है या जो भी है। हम लोगों की यह मांग है कि ये जो प्रोफेसर राजेश खांडे यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। ऐसे प्रोफेसरों को कॉलेज में होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके बीच में एक बहुत बड़ी ये जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि छात्राओं के साथ आज दिन ऐसी घटना है, ये प्रोफेसर कर रहे हैं तो इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसे प्रोफेसर बाहर करना चाहिए कॉलेज से, ये हमारी मांग है। छात्रा का शिकायत पत्र मुझे प्राप्त हुआ था। उस शिकायत पत्र को मैंने हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय को उससे अवगत करा दिया है कि इस तरह की घटना महाविद्यालय में घटित हुई है और वो आवेदन की एक कॉपी हमने उनको मेल भी कर दी है और उनके द्वारा मुझे सुझाव दिया गया है कि इस प्रकरण में आप संबंधित जो भी प्रोफेसर है उसको एक स्पष्टीकरण दें और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें और जांच के उपरांत ही उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में मैंने मार्गदर्शन भी दिया है और भी कई छात्राओं की शिकायतें प्राप्त हुई है तो उन शिकायतों को भी मैंने अतिरिक्त संचालक महोदय को मेल के माध्यम से भेज दिया है। तो संबंधित के खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है उसके लिए मैंने लिखा है और अभी थोड़ी देर में ही मैं अतिरिक्त संचालक महोदय से एक बार फिर से मार्गदर्शन ले लूँगा कि संबंधित के खिलाफ अभी क्या कार्रवाई करना है। वो जो भी कार्रवाई करने के लिए मुझे संदेश देंगे उसके अनुसार मैं आगे कार्रवाई करूँगा। प्रदेश सरकार द्वारा हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इंदौर जिले में इस योजना को लेकर तेजी से काम चल रहा है। विभाग के द्वारा हर गांव के नलकूप बनाने का काम किया जा रहा है। योजना में आज की तारीख में हमारे लगभग 70 ऐसे गांव बचे हुए हैं जिनमें अभी हैंडओवर होना बाकी है। जो काम पीएचई ने किया है उसके आधार पर पंचायतों को जो हैंडओवर होना है उसमें पंचायत के द्वारा कुछ कमियां बताई जा रही हैं। दिवाली के बाद ही सभी जगहों पर इन 70 जगहों पर जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है इसको पूरा करने के लिए टीमें तत्काल तैनात करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही टीमें डिप्लॉय हो जाएंगी और आगामी 1 महीने के अंदर हम लोग संपूर्ण काम को पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है। अपने खजाने को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष में दूसरी बार संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के खाली पड़े खजाने को भरने को लेकर उठाया गया ये कदम इसे लेकर प्रत्येक जिले में जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। इंदौर जिले में 469 स्थान पर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जबकि भोपाल में तो केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने बढ़ी हुई गाइडलाइन को मंजूरी भी दे दी गई है। कांग्रेस ने नियम विरुद्ध बताया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता और मीडिया प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने सरकार के इस कदम को कानूनन गलत बताया है। प्रमोद द्विवेदी के अनुसार गाइडलाइन वृद्धि के लिए वर्ष 2000 में कानून बना है। मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से गाइडलाइन में वृद्धि नहीं की जा सकती। प्रमोद द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति की गाइडलाइन में वृद्धि को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस जनता की इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ती रहेगी। उन्होंने कमलनाथ सरकार का उदाहरण देते हुए बताया कि 20% गाइडलाइन कम करने के बाद भी उस दौर में सरकार ने 100 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया था। जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन बनाई। आधार ये लिया कि कुछ स्थानों पर गाइडलाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियाँ हुई। कांग्रेस की सरकार जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, पहली बैठक में ही 20% गाइडलाइन कम कर दी गई, जो बीजेपी की सरकार की गाइडलाइन थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि कोरोना के समय जो विपरीत समय था, बावजूद इसके इंदौर ने लक्ष्य से 100 करोड़ अधिक राजस्व एकत्रित किया और दस्तावेज ज़्यादा हुए। पुराने मकानों में 50% तक की छूट की
पारिवारिक बंटवारे में, विभाजन में 50 पैसे की स्टाम्प ड्यूटी कर दी, 2% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट कर दी। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया कि एक पति अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल 1100 रुपये में 50% का भागीदार बना सकती है। कृषि भूमि के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। फलस्वरूप आयकर विभाग ने भी छूट देने में वो नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गाइडलाइन के कारण जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाती थी, 20% छूट होते से ही वो गाइडलाइन से कम पर होने लगी। छूट का फ़ायदा लोगों ने उठाया और कई प्रकरण घर के आपस में बैठ करके निपट गए, पारिवारिक विवाद निपट गए। आपने कहा कि गाइडलाइन बढ़ा देने से सरकार को राजस्व मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार कभी जल कर बढ़ा देती है, कभी संपत्ति कर बढ़ा देती है, कभी यातायात शुल्क बढ़ा देती है, पार्किंग शुल्क के नाम पर शुल्क बढ़ाया जाता है, शपथ पत्र में शुल्क बढ़ाया जाता है, बंटवारे में बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि किराएदारी को भी कमर्शियल समझा जाता है। शुल्क बढ़ाने के बाद भी आप न तो रोजगार दे पा रहे और न ही आप कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हैं और डेवलपमेंट कर्जे से हो रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आत्मस्तुति गान में, इश्तिहार में, इवेंट में। आपने इन्वेस्टर मीट की कि उद्योग आएंगे, आपने उद्योग धंधे को जो 40% निर्माण लागत पर छूट मिलने का प्रावधान था, आपकी सरकार ने ख़त्म कर दिया। एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहे हो, दूसरी तरफ छूट समाप्त कर दे रहे हो। एक तरफ आप आकर्षण कर रहे हो, दूसरी तरफ चलते सत्र में आप गाइडलाइन बढ़ा दे रहे हो। तो सवाल ये है कि ये गाइडलाइन नियम से बनी थी, आपने क्या नियम में परिवर्तन कर दिए? कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इवेंट मुख्यमंत्री हैं और इवेंट का पैसा लाने के लिए जनता पर करों का बोझ ला रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप छलनी ले लें, उस छलनी के अंदर पानी डालें, मालूम पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कथनी और करनी में कैसे करती है। वो छलनी के अंदर करों को लाती है और कर से जो पैसा प्राप्त होता है ये वह इवेंट के रूप में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उड़ा देता है और विकास के लिए कर्जे पर कर्जा लेता है। मध्य प्रदेश के एक ही परिवार के 4 बच्चों की गुजरात में हुई मौत। खेलते वक्त कार के गेट लॉक होने से दम घुटने से हुई मौत। मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले एक ही पिता के 4 बच्चों की गुजरात के अमरेली तालुका के रंधिया गांव में मौत हो गई। चारों बच्चे एक कार के पास खेल रहे थे, तभी कार में बैठकर खेलने लगे। इसी दौरान कार का गेट लॉक हो गया। दम घुटने से बच्चों की जान चली गई। यह सभी बच्चे टांडा क्षेत्र के ग्राम खनिअंबा का रहने वाले थे। एक ही पिता का परिवार है जो अमरेली में मजदूरी करता था। मरने वालों में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक चारों बच्चों के माता पिता कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के टांडा धार से अमरेली जिले के रंधिया गांव गए थे। माता पिता रोजाना की तरह खेत पर मजदूरी करने गए थे। चारों बच्चे कार के पास ही खेल रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। डीवाईएसपी चिराग देसाई ने बताया कि बच्चों में से एक के हाथ मकान मालिक भरत भाई बंदानी की कार की चाबी लग गई थी। इसी से बच्चों ने कार का गेट खोला और कार के अंदर ही खेलने लगे। इस दौरान कार लॉक हो गई। शाम तक किसी की भी बच्चों पर नजर नहीं पड़ी। जब शाम को माता पिता घर लौटे और बच्चों की तलाश की तो चारों बच्चों के शव कार में मिले। बच्चों के नाम सुनीता, सावित्री, कार्तिक और विष्णु है। न जाने कार की चाबी बच्चों के हाथ कैसे लगी। कार मालिक भरत भाई ने कहा, 7 बच्चों वाला यह परिवार मध्य प्रदेश धार जिले से हमारे यहाँ खेत पर मजदूरी करने आया था। परिवार मेरे ही मकान में रहता था। मैंने रोजाना की तरह कार पास में ही पार्क की थी। न जाने बच्चों के हाथ कैसे कार की चाबी लग गई और वे गेट खोलकर अंदर बैठ गए। मैं भी कार पार्क करने के बाद घर के दूसरे कामों में लग गया था। शाम को बच्चों के माता पिता सोबिया भाई मचार पत्नी के साथ घर लौटे तो मुझे भी बच्चों के गुम होने की खबर हुई। तलाश करने पर बच्चे कार में मिले। हमने सरपंच और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरेली अस्पताल में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद वह अपने मूल गांव पहुंचे, जहां क्षेत्रीय विधायक उमंग सिंगार द्वारा सभी बच्चों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, मगर प्रशासन की ओर से अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा।
सरपंच चीतू मछार का कहना है कि अब तक यहाँ कोई नहीं अधिकारी आया है और ना ही किसी प्रकार की सहायता की बात की है। बहुत गरीब परिवार है जो गांव के आखिरी छोर पर बसा है। अभी उमंग सिंगार की ओर से 4 बच्चों को 80,000 रुपए की सहायता राशि मिली है। सुबह 7 बजे हम लोग मजदूरी करने चले गए हैं। हम चले गए, उसके बाद में सेठ ने कार लेके आए हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कार खड़ी कर दी है, तो वाईफाई पे चाबी रख दी है। जैसे मेरा बड़ा लड़का 10 साल का है, उसको भी मैं उसको संभालने के लिए रखा था, लेकिन हम लोग चले गए। उसके बाद में सेठ उसको भी लेके चले गए दूसरे खेत में ट्रैक्टर लेके। कार उधर छोड़ दिया, अब ट्रैक्टर लेके उसको साथ में लेके चले गए। उसके बाद जैसे ये हंसते बनी वो उसी कारण से बने कि मतलब या तो फिर चाबी नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर बच्चे को 10 साल का था उसको नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, इसी कारण से हुआ है। मैं गांव का सरपंच हूं। यहाँ पे अभी तक 4 बच्चे मजदूरी के लिए ये माँ बाप गुजरात गए थे, वहाँ कार में दम घुटने से मौत हो गई है, पर आज तक अभी उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। पर मध्य प्रदेश से धार जिले के बच्चे हैं, पर कोई भी शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, कहीं भी खबर नहीं निकाली। हम लोग मध्य प्रदेश धार जिले में रहते हैं, कुक्सी तहसील है। हम लोग उमरेली जिले में गए थे मजदूरी करने के लिए, गांव रांडिया है। मतलब हम लोग को सेठ ने मजदूरी करने के लिए 20 किलोमीटर दूर भेज दिया था, और हम लोग सुबह 7 बजे चले गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद संभालने के लिए 10 साल का लड़का मेरा उसको रखा था, उसके बाद हम चले गए। उसके बाद में उसको भी लेके सेठ ने लेके चले गया दूसरा खेत में काम करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे आके बच्चे लोग को इधर उधर देखा था, तो बच्चे लोग नहीं था। फिर हम लोग ने सोचा कि कार में सेठ ने इतने टाइम पे तो कभी कार रखती नहीं था, तो हम लोग ने कार में देखा तो बच्चे लोग सो रहे थे। हम लोग को ऐसा लगा। उसके बाद हम लोग ने दरवाज़ा खोल के ना उठाने की कोशिश किया, तो हम लोग हाथ पकड़ के न उसको हिलाया, 2-3 बार आवाज़ मारा, तो हम लोग को लगा कि बस फिर ख़त्म हो गया, कि शरीर पूरा ठंडा हो गया था। मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई, और गुजरात गए थे वो लोग, उनका परिवार मजदूरी करने। ये आप समझ सकते हैं कि गुजरात जाना पड़ता धार, झाबुआ, अलीराजपुर के कई आदिवासियों को, किसानों को। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। सरकार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करती है, लेकिन आदिवासियों को उनके परिवार के बारे में नहीं सोचती। उनको बेरोजगारी आज बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को कैसे रोक के सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो मैं ये पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और सरकार उन्हें आर्थिक मदद करे, ये मैं सरकार को निवेदन करता हूं। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के तत्वावधान में आयोजित वर्ल्ड टेनिस टूर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन MT 700 मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट इंदौर में खेला जा रहा है। टेनिस क्लब में आयोजित इस स्पर्धा में देश विदेश के मास्टर्स टेनिस खिलाड़ी इंदौर टेनिस क्लब में अपना दमखम दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले दिन जो मुकाबले हुए हैं उसमें विशाल सिंघल, अमिताभ चतुर्वेदी, सचिन भास्करन, जयप्रकाश निषाद, शांतनु कुमार तिवारी, मोहम्मद यूनुस, नितेश रुंगटा के साथ इंदौर के इंद्र कुमार महाजन ने भी जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके पूर्व टूर्नामेंट का हुआ रंगारंग शुभारंभ। इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह के मुख्य आतिथ्य में स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर, इंदौर टेनिस क्लब ट्रस्टी BS छाबड़ा और टूर्नामेंट डायरेक्टर अर्जुन धूपर मौजूद थे। और इसमें तकरीबन 30+ मेंस से 75+ मेन तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें इंडिया के सारे प्लेयर हैं, कुछ अमेरिका से भी आए हुए हैं, इंडियन प्लेयर हैं, और तकरीबन 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें, जिसमें लेडीज़ भी है। लेडीज़ 30+ से 50+ तक सिंगल डबल्स के मुकाबले भी इनके खेले, और मिक्स डबल्स भी हैं। तो एक तरह महाकुंभ है ये सीनियर खिलाड़ियों का मास्टर्स टूर्नामेंट है, और ये बड़े लेवल पर है। और 700 टूर्नामेंट्स का मतलब है कि 700 पॉइंट्स, वर्ल्ड पॉइंट्स, तो जिनकी रैंक बनती है, और ये सिलेक्ट होते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए। नेक्स्ट लेवल अगर खेलें जाए तो ये बहुत मायने रखता है इनके
जब जो इंडियन टीम बनती है उस पर ये काउंट होते हैं पॉइंट। तो ये वर्ल्ड टूर के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं टीम में आने के लिए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को सुबह उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ के उज्जैन में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों व मार्ग का निरीक्षण प्रशासनिक अमले के साथ कर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा सर्वप्रथम हेलीपैड पर निरीक्षण कर वहां अतिथियों के आगमन स्थल के आसपास ब्रांडिंग और आसपास ग्राम कटिंग किए जाने के निर्देश दिए। कालिदास अकादमी परिसर में महाकवि कालिदास की मूर्ति और उसके आसपास के पत्थरों की साफ सफाई और पॉलिश करने के निर्देश दिए गए। अकादमी परिसर में बन रहे कार्यक्रम स्थल के आसपास साफ सफाई, रेलिंग की कलरिंग, वीआईपी रेस्ट रूम और ग्रीन रूम में अन्य व्यवस्थाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपराष्ट्रपति महोदय का काफिला जहां से निकलेगा उस मार्ग की साफ सफाई और आसपास रंग रोगन का कार्य किया जाए। खंडवा बड़ौद मार्ग 26 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में गुजरात की एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे, एक की मौत। मामला धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत खंडवा बड़ौदा मार्ग का है, जहां आज तकरीबन 1:30 बजे के दरमियान गुजरात से मध्य प्रदेश मरीज को छोड़कर वापस अपने गंतव्य को जा रही एम्बुलेंस को पूरी बाघनी नदी के पार भिलसूर ग्राम में वाहन से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे इको एम्बुलेंस के पर खच्चे उड़ गए। भिड़ंत के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, पर कुछ समय बाद पहुंचे लोगों की माने तो वाहन चालक और उसमें बैठे कुक्षी निवासी राजू झंझोट की अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है बड़वानी की ओर से आ रही एम्बुलेंस को भिड़ंत के बाद राहगीरों की मदद से घायल व्यक्ति और ड्राइवर को टोल कंपनी की एम्बुलेंस की मदद से कुक्षी के सिविल अस्पताल में भेजा गया, जहां एक व्यक्ति राजू झंझोट की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया। गंभीर व्यक्ति कुक्षी में पहले नगर परिषद में ट्रैक्टर चालक के रूप में अपनी सेवा दे चुका है और हाल में रिटायर्ड था, जो बड़वानी से कुक्षी की ओर एम्बुलेंस से आ रहा था। एम्बुलेंस बड़ौदा के सयाजी अस्पताल के बाहर से आई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस पर लिखे नंबर से जानकारी जुटाकर जांच में जुटी। जान दो, मेरा मोबाइल है अंदर यार। आओ इनको सरकारी अस्पताल में ले जाओ। मैं ले जा रहा हूँ। अंदर बैठो, अंदर पकड़। महाकालेश्वर मंदिर में तेलंगाना हैदराबाद से पधारे भक्त जयंती लाल राजपुरोहित द्वारा मंदिर के पुजारी व पूर्व समिति सदस्य राजेश शर्मा की प्रेरणा से HP कंपनी के 2 नग लैपटॉप भेंट में प्राप्त हुए, जिसे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ द्वारा प्राप्त किया गया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ द्वारा दानदाता राजपुरोहित का सम्मान किया जाकर विधिवत रसीद प्रदान की गई। बुरहानपुर के गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने निगम महापौर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। नगर निगम अध्यक्ष अनीता यादव और कांग्रेस के पार्षदों ने ऑडिटोरियम भवन के बाहर ही दरी बिछाकर परिषद की डमी बैठक संपन्न की, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर निगम अध्यक्ष और अन्य पार्षदों ने जिला कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन दिया, जिसमें उनके द्वारा महापौर पर मनमानी करने और समय पर बैठक नहीं लेकर कार्य को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायकों सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। महापौर और कमिश्नर पूरी तरीके से दादागिरी कर रहे हैं, पूरी तरीके से शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष ने जिस समय घोषणा कर दी थी कि 5 तारीख को हम लोग परिषद की अगली बैठक करेंगे, अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है। उसके बाद भी आज इन लोगों ने जो ये हरकत इन लोगों ने करी है, यहाँ न बीजेपी के कोई पार्षद आए, इससे साफ लगता है कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से डरी हुई है। पूरी बीजेपी के पार्षद डरे हुए, महापौर पूरी तरीके से डरे हुए, जिस वजह से आज वो सामने नहीं आए। वो पूरी तरीके से जनता का सामना नहीं करना चाहते, विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते, उस वजह से आज वो डर के मारे यहाँ पर सामने नहीं आए और उन लोगों ने यहाँ ताला लगा के रखा। ये मैंने 21 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में मैंने उसी समय मीटिंग की तारीख 5 तारीख वहीं पर ही बोली थी और आयुक्त जी से मेरी बात भी, उनको मैंने 28 तारीख को लेटर भी दिया था कि मीटिंग को लेकर
और उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, उन्होंने ताला खोले नहीं और इसलिए हमको बाहर ही बैठकर अपनी मीटिंग। निगम सम्मेलन पिछली बार निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती अनीता अमर यादव ने स्थगित घोषित कर दिया था और 25 पार्षदों की सहमति से स्थगित करने के बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है। अब स्थगित करने के बाद पुनः मीटिंग को संचालन करने का अधिकार किसी को नहीं रहता, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महापौर है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सब के नेतृत्व में रहते हुए संविधान को एक ताक में रखकर अपनी मनमर्जी का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। संविधान को ना मानना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। संविधान के विपरीत कार्य करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है। यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष की मीटिंग समाप्ति के बाद में पुनः मीटिंग को संचालित कर दिया। पुनः संचालित करने का अधिकार किसी को नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर के आंतरिक परिसर के सभा मंडप में स्थित सोटी जी के राम मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया गया। राम मंदिर के पुजारी व पुरोहित लोकेंद्र व्यास ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान राम व अति प्राचीन आद्य शक्तिपीठ मां अवंतिका देवी को अन्नकूट का भोग लगाया गया। भोग उपरांत आरती की गई। आरती में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, पुरोहित सत्यनारायण जोशी, भूषण व्यास, दीपक शर्मा आदि के अतिरिक्त श्रद्धालु उपस्थित थे। भगवान दीपावली के परम उत्सव पर सबसे पहले जो अन्नकूट की जो व्यवस्था चालू होती है, अन्नकूट की जो परंपरा चालू होती है वो बाबा महाकाल के दरबार से होती है। तो चतुर्दशी के दिन बाबा महाकाल को अन्नकूट का आयोजन किया गया। उसके पश्चात ही उज्जैन में सारे मंदिरों में अन्नकूट प्रारंभ होते हैं। तो उसी कड़ी में, उसी तारतम्य में आज बाबा महाकाल के दरबार में सभा मंडप में स्थित श्री राम मंदिर एवं माता अवंतिका मंदिर में अन्नकूट और 56 भोग का आयोजन किया गया। उज्जैन के चारधाम मंदिर में सोमवार शाम 56 भोग व अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान को 56 भोग लगाया गया और इसके बाद सभी लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। चारधाम मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर 1008 शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चारधाम मंदिर में 56 भोग व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। तथा भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत भी उपस्थित थे। साथ ही श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में अन्नकूट महोत्सव में शामिल होकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, भूखों की पूजा करो, गरीबों की पूजा करो, ये सबको भोजन मिले, ऐसा कुछ करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी, इंद्र की पूजा पाठ करके, उसी की एक परंपरा है। और ये त्यौहार भी तमसोमा ज्योतिर्गमय का है। हम सब लोग बाहर एक दिया जला लेते हैं, उससे बाहर तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन अंतर हृदय में तो जो अज्ञान का अंधकार है, ना समझी का जीवन में अंधकार है, वो कैसे दूर? लोग बिना सत्संग के दूर नहीं होता, बिना समझ के दूर नहीं होता। इसलिए आज का समय विज्ञान का युग है। इसमें व्यक्ति को अपनी सोच को ठीक करना है, समझ को ठीक करनी है, ताकि जो समाज में जो अव्यवस्थाएँ दिख रही हैं वो तभी व्यवस्थित हो। पंडित मंडन मिश्र की नगरी में स्थित जूना श्री राम मंदिर की संस्था सीताराम शिव संकल्प संस्थानम के आचार्य पंकज मेहता जी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 दिसंबर को होने वाले श्री राम जानकी विवाह का भव्य आयोजन कर रहा है। यह आयोजन देश में 4 जगह अयोध्या, मिथिला, ओरछा और मंडलेश्वर में होता है। यह आयोजन का 4था वर्ष है। विवाह की निमंत्रण पाती नगर के प्रमुख मंदिर श्री गणेश मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, 56 देव मंदिर सहित मां नर्मदा जी को दी गई। समिति के सदस्यों द्वारा निमंत्रण पाती मठ मंदिरों के पुजारियों को दी गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मंडलेश्वर में बड़े विस्तार से और बड़े उल्लास के साथ मनाया जाने वाला है। तो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक विवाह महोत्सव चलेगा। तो उसकी पत्रिकाओं के वितरण की आज शुरुआत है, आज आरंभ है, श्री गणेश है। तो जो नगर के ग्राम देवता हैं जितने, उन ग्राम देवताओं को आज प्रथम वितरण होगा। गणेश मंदिर, 56 देव,
गुप्तेश्वर, नर्मदा जी, खेरापति इत्यादि जितने यहाँ के मंदिर हैं, उन सब मंदिरों के देवताओं को पहले निमंत्रण होगा, उसके बाद में फिर संतों को निमंत्रण भेजा जाएगा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक